वापस खुशामदीद कहते हैं आपको नाजरीन। हम ब्रेक पर जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि एक अफसर और एक शायर एक ही बंदे के अंदर अगर रह रहे हों तो क्या क्या सूरतें पैदा होती हैं। उसमें किसी वक्त आदमी दफ्तर में किसी बहुत ही मुश्किल काम में फंसा होता है और अचानक गज़ल नाजिल होना शुरू हो जाती है, तो वो क्या करता है। इस सवाल का जवाब लेते हैं हम साइमा आफ्ताब साहबा से। हाँ जी, वाकई ये काफ़ी आपने जो बात कही ये एग्जैक्टली होता है। और अक्सर लोग पूछते हैं कि ये कैसे अलग किया जा सकता है और ये वो, तो मुझे ये लगता है कि एक इंसान के अंदर से चीज़ों को ये नहीं हो सकता कि हम कंपार्टमेंटलाइज कर दें। वो नहीं हो पाता। और वाकई ऐसा होता है कि कई दफ़ा दफ्तर की एक खप अलग मची हुई है और एक कोई उस्ताद आन पड़ी है और उसके दरमियान में जो है वो मिसरा जो है आपको आके कह रहा है कि अब जी मुझे कहीं मेरा कुछ करें। तो फिर वो उस वजह से काफी इंटरेस्टिंग सूरत हाल भी पैदा होती है। मिसरा कहता है कि सडेल भी देखो। बिल्कुल हमारा भी कुछ कीजिए, अब हम पे ध्यान दीजिए। तो फिर पहले इस तरह करती रही मैं कि झटक दिया उसको और काम में लगे। लेकिन फिर जब बाकी शोरा से कुछ सोबत हुई और उनसे कुछ डिस्कस किया कि इस तरह का मसला है, तो उन्होंने कहा कि जी मिसरा तो फौरी तौर पे आपने अटेंड करना है उसको, कि वो झटपट लिख लेना, कहीं निकल ना जाए। जी, वो फिर वो उसका ये फायदा होता है कि जिस कदर उस वक्त नजूल हो रहा है, हाँ, जैसे आपने कहा, जी, उतना उसको कम से कम एक पिन डाउन कर लिया जाए उस चीज को, और उसके बाद उसके ऊपर वापस आप आ सकते हैं जब भी थोड़ी सी आपको आप रिलैक्स ऐसा हो जाए, ऐसा पॉसिबल है जी। लेकिन ये है कि जाहिर है नौकरी के अपने तकाजे हैं और वो कई दफ़ा एक उसमें सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें एक तरफ टेंशन वो शायरी की आपको थोड़ी है कि कोई मिसरा है या शेर से रिलेटेड कोई बात है, या आपका जी चाह रहा है शायरी पढ़ने पर और आपको पढ़नी फाइलें पढ़ रही हैं, इस तरह भी हो जाता है। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि ये फिर आप इसके साथ थोड़ा यूज टू हो जाते हैं। और मैं ये ज़ाती तौर पे फील करती हूँ कि जो लोग अपना पैशन फॉलो नहीं करते ज़िंदगी में और सिर्फ नौकरी करते रहते हैं, वो ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से मुतमईन लोग नहीं रहते। और अगर आप अपने पैशन को भी साथ साथ फॉलो करें और उसको भी वक्त दें, और उससे मुझे ये लगता है कि आपकी नौकरी पे भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं, आप वहाँ भी एफिशिएंटली काम करते हैं, आपका वर्क एनवायरनमेंट बेहतर रहता है और आपको ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो एक जिस तरह से नौकरी के अलावा भी आपके पास मौजूद रहती है। क्या खूबसूरत बात की आपने कि अंदर की आवाज़ को भी सुनना चाहिए और हमारी जो भी तख्लीकी सलाहियत है जिसकी तरफ हमारा तबई रुझान है, नौकरी के साथ साथ ये जो हमारे मुआशी मामलात हैं, इनके साथ साथ हमें कहीं अपने दिल के मामलात और अंदर के मामलात को भी चलाते रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। नौकरी से तो एक ना एक दिन हमने रिटायर भी होना होता है। और दूसरा कि वो तमाम आपका अरसा जो आप नौकरी में, क्योंकि हमें ये समझा जाता है या समझाया जाता है कि जब नौकरी का वक्त है या नौकरी जब आप जिस दौर में कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर होता है जिसमें कि आप सारा टाइम अपनी नौकरी को देते हैं, उसमें कुछ और करना गैर संजीदगी लेकर आएगा, या ऐसा अफसरों को नॉर्मली इस तरह से ग्रूम किया जाता है कि जी ये ऑफिसर लाइक नहीं है या ये एक गैर संजीदा है एक्टिविटी जिसको आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इस तरह से डिकोरम और इस चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं, वो नाखुश भी रहते हैं थ्रू आउट फिर अपनी मुलाजमत में और अपनी जिंदगी और उनमें एक मसनूइयत भी आ जाती है। बिल्कुल, और वो एक डिस्कंटलमेंट और एक वो जो एक कमी है वो जगह जगह पे दफ्तर में भी रिफ्लेक्ट होती है। और बहुत खूबसूरत बात की खास तौर पे ये कि जब आप शेर की और लफ्ज़ की और सुर की और रंग के आगोश में और मैयत में रहेंगे तो उसके अच्छे असरात आपकी नौकरी पर भी पड़ेंगे, क्योंकि आपके असाब जो हैं वो कुछ वक्त के लिए तनाव से आज़ाद होकर उसमें वो भी, और वही मसनूइयत का लबाता कभी तो उतार कर अपने आप को भी पहचानना चाहिए, अपने अंदर के इंसान को सामने लाना। बहुत खूबसूरत बात की। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आपने घर से शायरी का आगाज़ किया तो आपके वालिद गिरामी की तरफ से हौसला अफजाई भी हुई, वो ख़ुद भी बहुत नग़्ज़ गो शायर थे। जब शादी हुई और आप अगले घर गईं तो उस वक्त आपकी शायरी को किस निगाह से देखा? मेरी एक्चुअली आपने वो तो बहुत अच्छी बात की कि मेरे वालिद ने बहुत इनकरेज किया मुझे, लेकिन मेरी वालदा कोई शायरों के इतने हक में नहीं थी। अरे अच्छा। हाँ जी, तो वो थोड़ी सी ज़रा वो डिस्टर्ब हुई जब उन्हें पता लगा ना कि ये भी शेरी जो वो है शायरों के इसलिए हक में नहीं कि उनके हस्बैंड शायर थे। वो उनको जब लगा कि ये इसी रास्ते पे ये रवाना है तो वो काफ़ी ज़रा थोड़ी सी हुई। लेकिन उनको ये तसल्ली रही कि मेरे मार्क्स थ्रू आउट अच्छे आते रहे और पोजीशनें ठीक रही, तो उनको ये था कि चलो फिर साथ साथ तुम इसको कंटिन्यू करो। तो शादी जब हुई तो मैं मेरे हस्बैंड को इल्म में था उनके कि मैं शायरी करती हूँ, और मैंने
करती रही उस तरह से। लेकिन शायरी के ये शादी के बाद जिस तरह से आपके नौकरी भी मेरी तकरीबन उसी दौर में शुरू हुई जिस दौर में शायरी हुई मेरी, तो वो अचानक से दोनों मसरूफियात की ऐसी मेरे ऊपर एक वो आप समझ लें कि वो दबाव पड़ा दोनों तरफ से कि जाहिर है फिर नई नई शादी, फिर उसके बाद बेटी अल्लाह ताला ने मुझे दी, फिर कुछ सालों बाद बेटा पैदा हुआ, तो वो मैं कुछ अरसे के लिए वाकई फिर शायरी पे उस तरह से फोकस नहीं कर पाई। अगरचे कोई ये मैं नहीं कहूँगी कि कोई डिस्करेजमेंट थी या उसको कोई ऐसा उसकी हौसला अफजाई नहीं की जा रही थी, लेकिन समहाउ उन मसरूफियात में उलझ के खुद ही मैं उस तरफ से थोड़ा सा मेरा जो है ना आप समझ लें कि मैं फोकस नहीं कर पाई। लेकिन ये है कि पिछले 6-7 साल से मैंने दोबारा फिर उस सारी चीज़ को रिवाइव करना शुरू किया, क्योंकि मेरे अंदर एक ख़ास किस्म की ना वो एक आप समझ लें कि एक थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन सी बिल्ड होने लग जाती है, और थोड़ी सी उस तरह से मुझे ये होता था कि जब एक मिसरा कहने की लगन मुझ में है या उसकी एक ख्वाहिश है, तो उसको कोई इस तरह से इग्नोर भी मुसलसल किए जाना जो है अच्छी वो भी अच्छी, वो फिर आपकी जान को आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। और फिर जब वो जान को आना शुरू हुए तो फिर मैंने दोबारा लिखना शुरू किया, दोबारा चीज़ों को। इससे पहले अपने हस्बैंड से कोई बात की कि जी मैं इस तरह शायरी तो आपको पता है मैं करती हूँ, तो मैं दोबारा से शायरी करना चाहती हूँ, आपका इस बाबत क्या ख्याल है? नहीं, मैंने उनका ख्याल पूछा नहीं उनसे, और उन्होंने भी कोई ऐसा उससे इख्तलाफ राय जो है नहीं की। जिस तरह फिर चीज़ चलती गई वो उस तरह से मैं पहले शायरी लिख कर, पहले भी यही मेरा तरीक़ाकार था, फिर दोबारा भी यही था कि लिख कर रख दी है, किसी को सुनानी नहीं, कोई बहुत क्लोज है किसी ने फरमाइश कर दी तो सुना दी। लेकिन फिर लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला भी दिया, जिन लोगों ने सुना उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि आप इसको फेसबुक पे डालें, आप इसको कहीं करें। फिर कुछ दोस्तों ने मुशायरों में बुलाना शुरू कर दिया, तो इस तरह से ना एक नेचुरल फ्लो में वो चीज़ दोबारा वापस आती गई, और मुझे फैमिली की तरफ से कोई ऐसा प्रॉब्लम फिर पेश नहीं आया कि वो फिर आराम से सफर तय हो गया। मेरा ख्याल है उसकी वजह ये होगी कि आपके हस्बैंड भी आला तालीम याफ्ता हैं और आप ही की तरह वो सिविल सर्विस में हैं, और मेरा ख्याल है वो महकमा पुलिस से वाबस्ता हैं, उसके आला अफसर हैं। लेकिन बाज़ सूरतों में ख़वातीन को मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। सारा शगुफ्ता की तरह लिख कर छुपाना पड़ता है, और किसी दोस्त की तरफ रखवा देना पड़ता है कि किसी की निगाह ना पड़ जाए, डायरियाँ छुपानी पड़ती हैं। खैर वो ज़माना थोड़ा सा बदला है, लेकिन अच्छा एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे जहन में आया है कि परवीन शाकिर हमारी बहुत बड़ी मकबूल मारूफ मयारी शायरा, और वो भी कस्टम में थी। अच्छा आप भी कस्टम में हैं, कोई ममासलत महसूस होती है शेरी अंदाज में या ज़िंदगी के अंदाज में? नहीं, ऐसी कोई ममासलत मुझे ज़ाती तौर पे महसूस नहीं होती, लेकिन कस्टम के कुछ ऐसे अफराद जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने मैडम परवीन को सुना हुआ था या उनके साथ काम किया हुआ था या उन्हें जानते थे, उनमें से कुछ लोगों ने कभी कभी मुझे आकर कहा ज़रूर है कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे कोई रिजेम्बलेंस है, हमें ऐसे लगता है कि जैसे आपका ये अंदाज उनसे मिलता है। और एक बार फिर परवीन शाकिर हमारे दफ्तर में आ गई या हमारे कस्टम डिपार्टमेंट में आ गई। बल्कि आप बड़ी खुशी हुई है देखकर भी कि फरीहा नकवी बहुत अच्छी शायरा जो हैं, जी, वो भी अब कस्टम्स में आ गई हैं और अपनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग कर रही हैं, तो वो बड़ी उनको देखकर भी खुशी होती है कि ये एक रिवायत चल रही है शायरात की कस्टम। ये बड़ी खूबसूरत बात है, और इसी रिवायत को आगे चलाते हुए ज़रा अपनी गज़ल सुनाएगी। जी मैं आपको हाँ जी, छोटी बहर की ये गज़ल ज़रूर इरशाद कीजिए। रायगानी की मद में रहना पड़ा, रायगानी की मद में रहना पड़ा, वाह वाह, नागहानी की जद में रहना पड़ा, वाह वाह वाह, क्या कहने। बाग़े जन्नत में सब बराबर थे, बाग़े जन्नत में सब बराबर थे, पर यहाँ नेको बद में रहना पड़ा। भाई क्या कहने, बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, बहुत शुक्रिया। अव्वलन टूट कर मोहब्बत की, अव्वलन टूट कर मोहब्बत की, फिर मुझे अपनी हद में रहना पड़ा। वाह वाह वाह, अव्वलन टूट कर मोहब्बत की, जज्बे की तहजीब का शेर है, क्या कहने। फिर मुझे अपनी हद में रहना पड़ा, इस ताल्लुक का नाम क्या रखूं, एक खुशी एक हसद में रहना पड़ा। भाई वाह,
इस ताल्लुक का नाम क्या रखूं, एक खुशी एक एक हसद। खुशी एक हसद में रहना पड़ा। हाय ये फिक्र कायनाती फिक्र, हाय ये फिक्र कायनाती फिक्र, और इसे खालो खद में रहना पड़ा। भाई क्या बात है, बहुत बड़ा शेर कहा बहुत आपने, शुक्रिया। बहुत बड़ा शेर कहा। हाय ये फिक्र कायनाती फिक्र, भाई वाह, और इसे खालो खद में रहना पड़ा। वाह। बागे जन्नत में सब बराबर थे, पर यहाँ नेको बद में रहना पड़ा। भाई क्या कहने। बहुत शुक्रिया। यानी फ़लसफ़े की आमेज़िश भी है, जज्बे की सदाकत भी है, लहजे की तल्लाकत भी है, शुक्रिया। और एक बेसाख्तापन और एक मासूमियत है। मुझे बहुत पसंद आई ये गज़ल, और पहले भी इससे ये गज़ल बड़ी दिल को लगती है जब भी सुनते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये कलाम और ये बातें पसंद आई होंगी। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे एक वक्फे के बाद। मजीद शायरी और एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल ज़ौक़ को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।